वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण जो DLED फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान की शिक्षण संबंधी बुक है, उसमें हम रक्त संबंधी रोग जो हमारे पिछले कई दिनों से चल रहा था जो हमारी क्लासेस में, इसमें हम 3 रोगों के विषय में गत सप्ताह हम बता चुके हैं। आगे भी ये जो रोगों का रक्त संबंधी रोग हैं उनके विषय में एक एक कर हम आपको पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इन रक्त संबंधी रोगों में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है स्थूलता। इसको ओबेसिटी कहते हैं और स्थूलता जो टॉपिक है इसको मोटापा भी कहते हैं। सामान्य जन की भाषा में इसको मोटापा कहते हैं और यह स्थूलता वर्ड्स जो इस्तेमाल किया जाता है, स्थूल माने मोटा, तो मोटापा भी कहा जाता है। इस रोग से संबंधित आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। स्थूलता आखिरकार या ओबेसिटी आखिरकार होता क्या है? जब ये मानव शरीर के अंदर की वो स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर जो वसा है उसकी मात्रा एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। ये स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है और यह जो आपकी एज फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि पहले पुरातन काल में हम कहा करते थे कि व्यक्ति की जो आयु है वो 100 वर्ष की मानी जाती है। एक मानक स्तर माना गया था 100 वर्ष। अब वह घटकर धीरे धीरे 70-65 तक आ चुकी है। तो ये जो आयु की संभावना है, ये संभावना भी लगातार घटा रही है। शरीर भार सूचकांक जो होता है, जिसको हम BMI के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, और बहुत सारे मोबाइल्स में फंक्शंस भी होता है BMI का, ये आखिरकार इस चीज का क्या मानक सूत्र है? तो ये मानवीय भार, जो मानव का भार होता है और लंबाई के अनुपात के आधार पर इस चीज को मापता है। और अगर हम मोटापे की जो स्थिति का सर्वेक्षण करें तो अकॉर्डिंग टू BMI जब 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और जो 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर का जो बीच का बैलेंस कंडीशंस है, यह मोटापा पूर्व की स्थिति है। और अगर 30 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के से अधिक की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इवेलुएट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये ओबेसिटी है या स्थूलता रोग है, ये वास्तव में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम कि ये जो स्थूलता है ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम पहले हमने स्थूलता को डिनोट किया था। स्थूलता, इसको मोटापा कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 kg होती है। अब अगर हम इससे आगे की बात करें तो स्थूलता के प्रकार। स्थूलता या मोटापे के प्रकार, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ओबेसिटी होती है ये कितने प्रकार की होती है। हम डॉक्टरी भाषा में अगर हम कहें तो ये इनके वैरायटी बहुत सारी है, बहुत वैरायटीज हैं, बट मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें तो ये 3 प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1, मैं साथ के साथ यहाँ पर इसका वर्णन भी कर रहा हूँ, ये होता है ग्लैंडूड जो ओबेसिटी होती है, ग्लैंडूड
ग्लैंडूल ओबेसिटी, इंग्लिश में इसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ग्लैंडूल ओबेसिटी या ग्लैंडूल जो है मोटापा या स्थूलता, डॉक्टरी भाषा में बचपन के मोटापे को ग्रंथीय विकृति माना गया है। ये ग्रंथि ग्लैंड की विकृति होती है और इसे ग्लैंडूल ओबेसिटी इसीलिए कहा गया है। इसके उदाहरण जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रंथीय विकृति, जिसका मुख्य कारण है वो क्या है, ग्रंथीय विकृति। यहां पर आप इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, ग्लैंड माने ग्रंथि, और यह कब होती है, बचपन में होती है। तो ये जो ग्लैंडूल ओबेसिटी है ये बचपन की, यानी जो प्रारंभिक स्तर है उसी स्थिति में जो ग्लैंड की कमी के कारण होती है, ग्लैंड की एक विकृति मानी जाती है। तो ये ग्रंथीय विकृति के कारण ही ग्लैंडूल ओबेसिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉनलिच। फ्रॉनलिच मोटापा या ओबेसिटी, ये क्या है, ये जो फ्रॉनलिच ओबेसिटी होती है ये बचपन में ही देखने को मिलती है, फर्स्टली भी सेकेंडली भी। इसमें होता क्या है, मस्तिष्क में जो एक प्रकार का ट्यूमर होता है, फ्रॉनलिच टाइप का जो मोटापा है वो वक्ष, पेट, नितंब को प्रभावित करता है और ये मस्तिष्क में उत्पन्न ट्यूमर के कारण होता है। ये मस्तिष्कीय ट्यूमर के कारण होता है। यह वक्ष, पेट और नितंब को प्रभावित करता है। इस मोटापे में व्यक्ति का शरीर कुछ जो नारी होती है उसके समान हो जाता है और व्यक्ति का जो वास्तविक विकास होता है वह इसमें नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो है वो है कुशिंग सिंड्रोम। ये क्या बला होती है, कुशिंग सिंड्रोम। जो आप ये जो कुशिंग सिंड्रोम है ये आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जो मोटापा होता है ये एड्रेनल ग्रंथि के सूज जाने या उसमें ट्यूमर निकलने या एड्रेनल ग्रंथि में हार्मोन की जो मात्रा है वह अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण होती है। तो इसका जो मेन कंडीशन होती है वो होती है एड्रेनल ग्रंथि। ये मैंने एक कारण यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर मैंने प्रकार लिखे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो या मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसको, यहाँ पर ये प्रकार है और ये उसका कारण है। मेन कारण क्या है वो मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं हम, मैंने यहाँ पर बता दिया इसके एड्रेनल ग्रंथि जो है वो सूज जाए, उसमें ट्यूमर हो जाए, इसको लिख के देता हूँ, सूजने, ट्यूमर या अधिक स्राव।
के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रकार के बारे में हम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं। अब बात करते हैं लक्षण की। देखिए, ये आपके जो बुक्स है, जो आपका जो यहाँ पर बिहेवियरल टीचिंग ऑफ साइंस है, उसमें जो पाठ्य बिंदु है, जो आपकी किताबें इस पर छप रही हैं, उसमें इन चीज़ों का बहुत ही संक्षेप में जिक्र किया गया है। यहाँ पर ये जो व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक शिक्षण है, उसका मेन अर्थ, बिहेवियरल टीचिंग का जो मेन कंडीशंस है साइंस की, उसका तात्पर्य यह है कि भाई आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये इसलिए पढ़ाई जाती हैं इस DLED के अंतर्गत, ताकि आपको जो बच्चे आपकी कक्ष में आ रहे हैं, उनमें अगर इन प्रकार के विकार हैं या इस प्रकार की स्थिति आपको कहीं दर्शनीय होती है, तो आप उसकी जो मनोभाव हैं उनको पूर्णतः समझ सकें और उनके आधार पर आप अपने शिक्षण कार्य को एक नया प्रारूप प्रदान कर सकें, एक स्थिति में देख सकें कि उन बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं का हम किस प्रकार निदान कर सकते हैं। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू की गई है, समावेशी शिक्षा जो शुरुआत की गई है, उसका मेन पर्पस भी यही होता है कि कम से कम शिक्षक को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह अपने कक्ष में मौजूद जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो वह उसके अकॉर्डिंग अपनी कक्ष को व्यवस्थित कर ले और उसके आधार पर उन बच्चों को जिनको कुछ समस्याएं हैं, उनको उसी आधार पर बैठने की व्यवस्था में समाहित करें और सामान्य बच्चे के तरीके से उसको ट्रीट करें। तो ये जो आपको यहाँ पर विज्ञान का व्यवहारिक वर्ड का मतलब बिहेवियरल जो टर्म्स आई है, उसका मतलब सीधा सा यह है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है, जिससे कि आप उसकी समस्या को स्वतः संज्ञान में लेकर उसके अकॉर्डिंग स्वयं ही कक्ष में व्यवस्था बना सकें। तो इसका जो लक्षण होता है, उसका पहला, मोटापा अगर किसी को है तो उसका सबसे पहला जो फैक्टर होता है वह श्वसन तंत्र पर दिखाई देता है कि उसका कोई भी कार्य वह करेगा तो उसका श्वास फूलना, अर्थात वह उसके जो पहली कंडीशंस होती है वो ये कि उसका बार बार सांस फूलने की जो समस्या है वह उसमें दिखाई देती है। और यह बड़े ये जो कारण है श्वास फूलने, श्वसन तंत्र के प्रभावित होने का, इससे कई प्रकार की समस्याएं और जन्म ले लेती हैं। अब आप ये कहेंगे सर कैसे समस्या होती है? अगर मान लीजिए किसी बच्चे का श्वास फूल रहा तो उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, उसको सफोकेशन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उसके कारण उसको गर्मी लगती है, पसीना छूटता है। तो मैं आगे इस चीज़ को बता रहा हूँ कंटिन्यू कि और कौन कौन से लक्षण इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इसको एक तरीके से आपको संक्षेप में समझाऊंगा, फिर इसके जो बीमारी इनसे हो रही हैं उनके विषय में यहाँ पर जानकारी दूंगा। नेक्स्ट है मैंने पहले कहा पसीने में वृद्धि, श्वास फूलने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो स्थूलता से पीड़ित होता है व्यक्ति, वह उसे बार बार बहुत पसीना आता है। उसका मेन कारण जब उसका श्वास फूलता है, उसको सांस को लेने में दिक्कत होती है, तो जो उसकी श्वसन क्रिया है वह तेज हो जाती है, और जब श्वसन क्रिया तीव्र होगी तो उससे 100% जो गर्मी है वह लगेगी और उसमें पसीने की जो दर है वह बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरा है खर्राटे आना। यह भी जो
समस्या है यह वास्तव में आपकी इसी से संबंधित समस्या है। जब श्वास में दिक्कत होती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वह खर्राटे का रूप धारण कर लेती है। नींद आने पर बहुत खर्राटे आते हैं और मोटापा बढ़ने के साथ साथ यह समस्या और बढ़ती चली जाती है। शारीरिक गतिविधि के साथ शारीरिक गतिविधि जो होती है, अगर वह शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता है, अगर उसके द्वारा कोई भी शारीरिक श्रम वाले कार्य किए जाते हैं, तो वह उसमें सामंजस्य बैठाने में असमर्थ होता है और उसे एक टायर्डनेस फीलिंग होती है। जो अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, उससे कह दो सिट डाउन, बैठ जाओ, तो उसे बैठने में प्रॉब्लम होती है। उससे कहो खड़े हो जाओ, तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके मुकाबले उसको जो शारीरिक श्रम वाले कार्य हैं उसमें वह असमर्थता महसूस करता है। और नेक्स्ट है कान अनुभव करना। जो व्यक्ति स्थूल आकार का है, वह अगर थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करता है तो उसे थकान बहुत जल्दी से महसूस होती है। वह पीठ व जोड़ों में दर्द। जब मैंने आपसे कहा कि उससे कहो कि आप उठिए या बैठिए, इस तरीके की अगर कोई बहुत सामान्य सी प्रक्रिया भी अगर करता है तो उसे इस क्रिया में भी उसे असमर्थता महसूस होती है और थकान होती है। तो उसके जो बैठने उठने के जो मेरुदंड है, जो पैर हैं, क्योंकि शरीर बहुत हैवी होता है, उसके आधार पर जो उसके पैर होते हैं वह उसे शरीर को संभालने की क्षमता जो है उनमें कम होती है। तो उन स्थितियों में उसके पीठ और जोड़ों में दर्द जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास व यहीं पर मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, आत्मसम्मान। में कमी। ये जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जो कमी है, यह वास्तव में उसमें इस कारण से होती है क्योंकि जो उसे सराउंडेशन जो मिलता है, जो उसके चारों ओर का जो वातावरण है, वह लगातार उसको एक मजाक की स्थिति में लेता है। अगर कोई व्यक्ति कक्षा के अंदर थोड़ा हैवी पर्सनैलिटी का है तो उसको लोग तुरंत कहते हैं मोटा आ गया। ये जो वर्ड्स हैं ये बच्चे के मस्तिष्क में लगातार उसको पीड़ित करते हैं और ये मनोवैज्ञानिक तौर पर उस पर प्रभाव डालते हैं। ये वर्ड्स कंटिन्यू सुनना, यह उसके लिए एक सामान्य स्थिति हो जाती है और वह उसको जो उसका कार्य करने की जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, उसमें वह अपने स्वयं को एक तिरस्कृत महसूस करता है। और ये जो तिरस्कार की भावना है यह उसके आत्मविश्वास में कमी करती है और तिरस्कृत होना यह आत्मसम्मान में कमी का दूत है। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति शब्दों का इस्तेमाल शिक्षक को बेहद सोच समझकर और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। ये व्यवहारिक ये जो रक्त संबंधी स्थूलता का जो विषय है, ये वास्तव में इस पाठ्यक्रम में इसलिए जोड़ा गया है जिससे शिक्षक को यह ज्ञात हो सके कि उसके द्वारा किसी भी बच्चे के प्रति कहे गए शब्दों का क्या प्रभाव कक्षा कक्ष में पड़ सकता है।
इस बात को समझाने के लिए ये जो रक्त संबंधी रोग हैं उसमें इस चीज को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अकेलापन महसूस करना। इस प्रकार का बच्चा मनोविनोदी स्वभाव का हो जाता है। वह सामान्य स्थिति में स्वयं को एक हंसी मजाक का पात्र और उससे संबंधित क्रिया उसके द्वारा लगातार की जाती है। ऐसे बच्चों में हंसना जो है वो सामान्य तौर पर देखा जाता है, परंतु अगर उनके अंतःकरण की स्थिति पर हम देखें, क्योंकि उसके शारीरिक परिवर्तन स्वयं को दूसरों से अलग कर देते हैं और उन चीजों का लगातार कमेंट्स उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा होता है, तो वह स्वयं को एक दूसरों से अलग समझने लगता है। उसके लिए जो कुर्सी होती है सामान्य कुर्सी से अलग उसकी स्थिति होती है, जो उसके बैठने उठने की स्थितियां होती हैं वह सामान्य से अलग होती हैं। इन चीजों के कारण वह कंटिन्यू स्वयं को सामान्य लोगों से अलग समझने लगता है और इसके कारण वह एकांकी महसूस करता है। नेक्स्ट है सामान्य से कम या अधिक सोना। ये जो सामान्य से कम या अधिक की जो स्थिति है यह वास्तव में इसलिए आती है क्योंकि जो उसके जो मनोविनोदी स्वभाव की जो क्रिया है, जो व्यवहारतः वह बाहर लोगों को दिखाने का एक नाटक कर रहा होता है, उस स्थिति में उसका जो मस्तिष्क है वह स्वयं की रचना को और लोगों के समक्ष स्वयं की रचना को एक स्थायी तौर पर नहीं पाता। वह लगातार उसमें हंसी मजाक जो अन्य चीजें हैं उन चीजों को लगातार करके उस स्वयं को एक अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति दिखाने का प्रयास करता है, जबकि उसका जो आंतरिक व्यवहार है, जो आंतरिक मनः स्थिति है, अंतःकरण की जो स्थितियां होती हैं वह स्वयं में एकांकी महसूस कर रही होती हैं। उसके कारण उसका मस्तिष्क या तो उसे दूसरों से अलग रखने का प्रयास करता है या वह ऐसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है जहां पर उसे अपने जैसी स्थितियां और बेहतर तरीके से पाती हैं, जिससे कि वह कार्य में रत रहे। तो अगर मस्तिष्क उसका कार्य करने की इच्छाओं के प्रति जागरूक हो गया तो वह स्वयं को कार्य में लगा देगा और इसके कारण वह सामान्य से कम सोता है। और अगर वह स्वयं को सामान्य से अलग रखने का प्रयास करता है तो वह सामान्य से अधिक सोता है। जो वजन कम करने की जो स्थितियां होती हैं वह खाद्य पदार्थों का विशेष तौर पर ध्यान ना रखने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में जो मोटापे की स्थिति है उसके विषय में जो उपचारात्मक स्थितियां हैं उनको मैं बाद में यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, पहले मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि अब तक हमने कौन कौन से हेडिंग्स यहाँ पर एकत्रित किए हैं और इसके बाद बात करेंगे इससे आगे के कार्यों की। अभी तक के जो हेडिंग्स हैं वो हमने ये लिए हैं। मोटापे की जो स्थिति थी वो हमने बताई कि किससे अधिक की स्थिति में यहाँ पर क्रियाशील होगा। ये अकॉर्डिंग टू BMI बताया था।
स्थूलता के प्रकार, 3 प्रकारों के विषय में हमने बात की, उसके कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके बाद हमने लक्षणों की बात की यहाँ पर, तो ये मैंने 8-9 लक्षण यहाँ पर इसके दर्शाए हैं। अब बात करते हैं ये इसके मेन कारण क्या क्या हैं। इसके कारणों के विषय में बात करते हैं। ये जो पहले हम कारणों को यहाँ पर क्यों बढ़ता है, कारण क्या है, उनको यहाँ पर पहले स्पष्ट किए देते हैं और उसके बाद फिर उनके विषय में चर्चा करेंगे। मोटापे का सबसे बड़ा कारण या स्थूलता का सबसे बड़ा कारण होता है खाना। असंतुलित भोजन। ये मेन कारण। जो भोजन की स्थिति है वह आपके कहीं ना कहीं या तो वात कफ बढ़ाने वाला भोजन आपका हो सकता है, किसी चीज का अधिक कैलोरी में उसके ऊर्जा का उत्पादन की स्थिति हो सकती है। आपका दूसरा कारण होता है शारीरिक श्रम की कमी। शरीर में अधिक मात्रा में आप परिश्रम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट है पर्याप्त नींद न लेना। यदि कोई व्यक्ति सामान्य से कम या सामान्य से अधिक स्थिति में सोता है या नहीं सोता, दोनों ही स्थितियों में आपके जो स्थूलता है वह बढ़ती है। अब नेक्स्ट है जो बढ़ने का मुख्य कारण है, चया अपचय प्रणाली जो है वो मेन कारण है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो पाचन की जो क्षमताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होना, ये जो है ये इसका एक कारण हो सकता है। वजन बढ़ने का एक कारण रोग या विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन। आजकल जो है वो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी यहाँ पर आ रही हैं, जिससे शरीर को स्थूलता प्रदान की जाती है, या कोई ऐसी दवाई जो शरीर में किसी प्रकार के हार्मोन्स को प्रभावित कर जाए तो उस स्थिति में भी ये जो है स्थूलता बढ़ जाती है। और एक लास्ट कारण है आनुवांशिकता। आनुवांशिक जो कोई ऐसी भी हो सकती है जो जीन में अगर कोई कमी है तो उसके कारण भी यहाँ पर स्थूलता हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो इसकी मैंने साथ के साथ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई ही दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं मोटापे के जो जोखिम कारक हैं।
जिनके द्वारा हमें हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो जो है वो जोखिम कारक जो है वो भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं। ये स्थिति इसके जोखिम कारकों पर यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला कारक तो मैं वहीं से उठाता हूँ, आनुवांशिक। ये क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं ये आपके अनुवंश पर निर्भर करता है। आपका शरीर कितनी कुशलता से खाने को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, व्यायाम के द्वारा आपकी कैलोरी में कितना चेंजिंग आती है, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा है पारिवारिक शैली। अब यहाँ पर पारिवारिक जीवन शैली से क्या मतलब होता है? जो आपकी दैनिक जीवन की स्थिति है, या जीवन शैली वर्ड्स इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पारिवारिक शैली से मतलब है आपके परिवार के अंदर जो माताजी पिताजी हैं वो किस प्रकार के हैं, वो उनका खान पान किस प्रकार का है, क्योंकि कोई भी बच्चा है वह स्वयं तो भोजन का अनुपालन नहीं करता, यह कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो है वो उससे जुड़ा रहता है। तो पारिवारिक जीवन शैली जो होती है वह मायने रखती है स्थूलता में। नेक्स्ट है निष्क्रिय रहना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप उसको कितने भी कोशिश कर लें कि भाई आप ये कार्य कर लें, आप ये कार्य कर लें, वो सक्रिय नहीं होते। अब वो जो सक्रियता की स्थिति जिसमें कम हो जाती है वह अपनी कैलोरीज को जो बर्न करने की स्थितियाँ होती हैं वह नहीं कर पाता, वह कैलोरीज घटा नहीं पाता और जितनी उसे पर्याप्त मात्रा में जो कैलोरी चाहिए वो उसका उपयोग नहीं करता। ऐसी स्थिति में चूंकि व्यायाम की स्थिति कम होती है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर निष्क्रिय रहने से जो शरीर है वह लगातार बढ़ाव पर आ जाता है और उस पर जो स्थूलता है वह बढ़ जाती है। यहाँ से मैं असंतुलित भोजन को ही यहाँ पर एक और कारक, यहाँ जोखिम वाला कारक मान रहा हूँ कि जो आहार जो है वो संतुलित आहार ना लेना, ये असंतुलित आहार, ये इसका नेक्स्ट कारक है। नेक्स्ट जो इसका कारक है वो है चिकित्सा समस्या। मान लीजिए कोई डोज इस तरीके की है या कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर हम उसे कराने में कंप्लीटली, जैसे आर्थराइटिस है, जो आर्थराइटिस है इससे शरीर की सक्रियता कुछ कम हो जाती है। अब इसकी वजह से, आर्थराइटिस की वजह से क्या होगा कि जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर से कार्य करने में व्यक्ति सक्षम नहीं रहता और ऐसी स्थिति में उसका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। तो जो कुछ चिकित्सीय समस्याएं भी होती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं, यहाँ पर ही मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ कि चिकित्सीय समस्या में ही कुछ दवाइयाँ होती हैं, आप आहार के साथ साथ कुछ दवाई लेते हैं जिसके कारण जो शरीर है वह फूलने लगता है। तो इसमें जो होता है वो कहीं ना कहीं शरीर आपका सामान्य से स्थूल हो जाता है। जो जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स
कंडीशंस हैं जो डिप्रेशन से संबंधित है, एंटी सीजर्स दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की हैं, एंटीसाइकोटिक्स दवाई हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स है ये जो है कहीं ना कहीं आपके शरीर की सक्रियता को प्रभावित करता है और आप पर यह प्रभावी हो जाता है। जो जिस जगह पर हमारे हार्मोन्स का बदलाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और बताया था कि एंड्रोनिल ग्रंथि से हार्मोन्स का अधिक स्राव होना, तो जहाँ पर हमारे जो हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं, अगर वहाँ पर पर्याप्त संतुलित आहार नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में कहीं ना कोई ग्लैंड जो हमारी ग्रंथीय विकृति है वह शरीर के अंदर पैदा हो सकती है। तो उस ग्रंथीय विकृति के कारण हमारे शरीर के अंदर इस रोग का जन्म होना यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम वैसे अगर देखा जाए तो ये अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान जब जो महिलाएं हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो स्थिति है ये भी अपने आप में है। कुछ उम्र ऐसी होती है किशोरावस्था के दौरान जब शरीर के अंदर नवीन हार्मोन्स का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में भी अगर अधिक हार्मोन्स बढ़ते हैं तो उस स्थिति में भी जो स्थूलता है वह बढ़ सकती है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये एक सामान्य स्थिति भी होती है। लेकिन ऐसे में चूँकि हार्मोन्स का स्राव अधिक मात्रा में होता है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है, एक संभावना रहती है। अब बात करते हैं इससे बचाव की, तो हम सीधा सा कहें कि भाई आप जो है संतुलित आहार लें, वजन घटाने के लिए जो आप सामान्य स्तर है उतना ही खाएं, व्यायाम करें, नींद जो है वो पर्याप्त मात्रा में लें, जो वसा है वसीय पदार्थों का सेवन कम करें, और अगर हम और अधिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक्स को बहुत शीघ्रता से समाप्त करने की स्थिति में आ रहा हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे जोखिम कारक हैं, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं जैसे स्थूलता के कारण सामान्य जो बीमारियां हैं, हृदय गति, बीपी, टेम्परेचर और पेट संबंधी रोग, ये वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं वे लगातार आपके इन से संबंधित समस्त प्रकार की जांचें आपके कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल का परीक्षण है, गुर्दे का परीक्षण है, थायराइड का परीक्षण है, ये कंटिन्यू इन चीज़ों में इसके परीक्षण कंटिन्यू कराए जाते हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने आहार में जो आपकी डाइट है उसमें, और अपने व्यायाम अधिक करें, योगा करें, संतुलित कैलोरी, संतुलित ऊर्जा वाले पदार्थों का सेवन करें। कम खाने में अगर पेट भर जाता है तो आप उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, और कोई जो आप खाने में जो बिना चर्बी का यानी वसीय पदार्थ का जो सेवन है वह कम से कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सामान्य स्तर पर करें, प्रोटीन अधिक मात्रा में लें। तो ये जो चीज़ें हैं, चीनी और नमक की मात्रा कम कर दें, वसीय पदार्थों का सेवन और कम कर दें, हृदय स्वस्थ स्रोतों के जो खाने हैं जिनसे आप जो चिकनाई वगैरह है वो कम खाएं, और जो आपके हार्ट से संबंधित जितने भी रोग पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन कम करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके इस स्थूलता के बचाव में सहायक रहते हैं। और आप अगर अपने व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दे दें तो यहाँ पर इस स्थूलता को और कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कि इसमें कितना और रह गया है।
और मेरे ख्याल से आपको अगर ये लिखने के लिए आता है तो आप इसे बड़े आसानी से यहाँ पर अंकित कर सकते हैं।